चलो भाई, तो आज का टॉपिक क्या है? कहाँ तक पढ़ डाले थे? कूलाम के नियम तक पढ़ डाले थे, ठीक है ना, कूलाम लॉ तक। पहले तो ये बताओ, कूलाम का नियम जो पढ़े थे तो वो किस चीज़ से रिलेटेड था? दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स से रिलेटेड था, ठीक है ना। तब ये बताओ, जो फोर्स है वो कैसी राशि है, किस प्रकार की क्वांटिटी है? बल वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन तो होगा ही होगा, है ना। तो आज वही पढ़ रहे हैं, जो कूलाम का फोर्स है, कूलाम फोर्स, जिसको कूलाम के नियम से जो निकाले थे, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, उसको कूलाम फोर्स भी बोलते हैं, है ना, कूलाम बल। तो उसका आज वेक्टर क्या करना है, उसका रिप्रेजेंटेशन करना है वेक्टर फॉर्म, यानी सदिश रूप में उसको क्या करना है, प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। टॉपिक क्या है? कूलाम बल का सदिश निरूपण, मतलब कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम फोर्स। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, यानी सदिश राशि को प्रदर्शित कैसे करते हैं ना। तो कोई भी वेक्टर राशि, जैसे मान लो अपने पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी ए है। अब ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन इसको ये एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये बता, इससे ये पता चलता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। अब सदिश राशि जो होता है वो, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको निरूपित करने के लिए उसमें क्या क्या होता है वो प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? डायरेक्शन। भाई, मैग्नीट्यूड तो हर फिजिकल क्वांटिटी में होता है। कोई भी भौतिक राशि ले लो, उसमें परिमाण तो होगा ही होगा। परिमाण मतलब उसकी वैल्यू। और वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के? मॉड लगा के। और उसके डायरेक्शन को बताने के लिए कैसे रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैश, है ना। ये हो गया, यानी ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का क्या है, फॉर्मूला, है ना, या तरीका। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण। और ये क्या है उस वेक्टर क्वांटिटी का? यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर, मतलब कि इकाई सदिश। और यही क्या करता है, डायरेक्शन बताने का काम करता है। किसका डायरेक्शन? इस फिजिकल क्वांटिटी का, इस वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये उसका यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताने का काम करता है, ठीक है ना। समझ में आए? चलिए इसको लिख लो। यहीं से यूनिट वेक्टर अगर निकालने के लिए बोल देगा, यानी डायरेक्शन पता करने के लिए बोल देगा, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए कैप इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर को ए वेक्टर के नीचे क्या कर दो, भेज दो। ये ठीक है ना। अगर अपने को किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकालने के लिए बोल दे, यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश पता करना हो, तो वो क्या होगा, तो ये जो वेक्टर का फॉर्मूला होता है, तो मॉड को क्या कर दो, वेक्टर के नीचे भेज दो। ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी अपॉन मॉड ऑफ वही जो वेक्टर क्वांटिटी ले रखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया फॉर्मूला। तो चलो, तो कूलाम फोर्स का अपने को क्या करना है, उसका वेक्टर फॉर्म में क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, सदिश फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अपन जो कूलाम फोर्स निकाले थे, तो किसके किसके बीच निकाले थे? दो चार्ज के बीच में, है ना, दो आवेश के बीच में लगने वाला कूलाम बल निकाले थे। तो पहले मान लो ये Q1 है और ये Q2। ये अपन पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं? R। क्लियर? अब देखो, मान लेते हैं कि Q1 के कारण Q2 पर जो लगने वाला बल है, फोर्स जो होगा, वो किधर से किधर तक, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, इस तरीके से वेक्टर लगा दो। ऐसे दूसरे के कारण पहले पर लगने वाले बल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्लियर ना। इसके कारण लगने वाला बल इधर और इसके कारण लगने वाला बल इधर। अब इसका हमें क्या लिखना है, वही वेक्टर फॉर्म में अपने को इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फिर से वही, तो ये पहले अपन ये वाले के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। F1 2 यानी पहले के कारण दूसरे पर लगने वाले फोर्स।
तो फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड परिमाण और दूसरा उसकी डायरेक्शन इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, ये लिख देते हैं, ठीक है ना। और डायरेक्शन बताने के लिए क्या करोगे, पहले के कारण दूसरे पर। तब यहाँ पे समझना थोड़ा, ये डायरेक्शन यानी अपन को ये दूरी जो दे रखी है ना, इससे बताना है। तो पहले से लेकर दूसरे के बीच का जो ये डायरेक्शन है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, ये यूनिट वेक्टर को, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो ये फोर्थ वाला ही हो गया। अब डायरेक्शन बताने के लिए वो किधर से किधर की ओर जा रहे हो, ये जो दूरी है यानी पहले से लेकर दूसरे के बीच की दूरी जो है, उसका यूनिट वेक्टर अपन क्या कर लेते हैं, बना देते हैं। ये इकाई सदिश कहलाएगी इसकी। इतना समझ में आया। अब हाँ, ये पहले से लेकर दूसरे के बीच की कहाँ जा रहे हो, पहले से दूसरे की ओर जा रहे हैं ना। दूरी में फोर्थ में इस तरीके से लिखना है, पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल। लेकिन जब दिशा बताएंगे तो कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं, पहले से, पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच का ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। इसको अपन क्या लिख लेते हैं, पहले आवेश से दूसरे आवेश की दिशा में इकाई सदिश है, ठीक है ना। फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज के डायरेक्शन में ये क्या है, उसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इतना समझ में आया। अब मैग्नीट्यूड में क्या लिखोगे इसका, यहाँ पे क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड की जगह क्या लिखोगे भाई, जो कूलाम फोर्स का फॉर्मूला जो निकाले थे भाई, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स का फॉर्मूला निकाले थे, वो क्या निकाले थे, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो वही इस मैग्नीट्यूड की जगह वही पे रख देना है। तो क्या बन जाएगा, इसकी जगह मैग्नीट्यूड की जगह रख दो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ये आपका जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसको लिख दो r12²। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अभी थोड़ा सा और समझो, ये जो यूनिट वेक्टर दिख रहा है, तो अभी बताया था ना यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए कैप इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये होता है। तो ये वाला ये जो यूनिट वेक्टर हम बना रखे हैं, जो इकाई सदिश, ये दूरी का है ना, ये काहे का है, दूरी का, यानी आर का। तो इसको आर कैप को क्या लिख सकते हो आप, आर कैप इक्वल टू आर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर लिख सकते हो। ये मैग्नीट्यूड हो, ये क्या हो, सॉरी, ये वेक्टर यहाँ लगा लो और ये मॉड ऑफ आर वेक्टर लिख लो, या इसको खाली क्या लिख सकते हो आप, आर वेक्टर अपॉन आर बस भी लिख सकते हो। अगर मॉड नहीं लगा है तो डायरेक्शन हटा दो, तब भी वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। और अगर डायरेक्शन लगाओगे और फिर उसका परिमाण बताना है, तो फिर ये मॉड का साइन तुमको लगाना पड़ेगा। इतना समझ में आया। यानी अपन आर कैप की जगह ये लिख सकते हैं ना। तो यही वाला जो फॉर्मूला भी ये बनाए हो, इस आर कैप की जगह अगर रखेंगे अपन 1/2 इक्वल टू क्या बनेगा, ये 1/4πε0 Q1 Q2/r² है। r12 कैप की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, r12 वेक्टर अपॉन r। अब r12 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी वही है, दूरी है, पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी, ये भी वही है। तो चाहे 12 लिखो चाहे ना लिखो, भाई अगर यहाँ पे भी लिखोगे तो यहाँ पे भी लगाना पड़ जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4πε0 Q1 Q2 ये दोनों का क्यूब हो जाएगा ना, और वो r12 है। तो दिक्कत समझ में आया। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो ठीक है ना। अगर दूसरे के कारण पहले पर लगने वाले फोर्स का अगर क्या बोलेगा, वेक्टर फॉर्म लिखो। तो पहले अब ये तो स्ट्रक्चर समझ गए ना कि करना कैसे है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। तो अपन यहाँ पे फोर्स का निकाल रहे हैं, तो अपन ये तो समझ गए, पहले स्ट्रक्चर क्लियर रखना। ये होता है ना, एफ वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर आर कैप। मॉड ऑफ एफ वेक्टर ये क्या बताता है, ये बल का परिमाण, फोर्स का मैग्नीट्यूड। आर कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन,
जिसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर भी बोलेंगे, है ना, इकाई सदिश। तो यहाँ से आर कैप की जगह और क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ एफ वेक्टर लिखा नहीं, आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन क्या लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो इसकी जगह पे। ये स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना है। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए जिसके कारण बोलेगा तो निकाल लेना है। तो अब जैसे मान लो दूसरे के कारण पहले पर निकालना है, तो दूसरे के कारण पहले पर फोर्स का क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, ये। तो इक्वल टू मॉड ऑफ एफ 1 2 वेक्टर, और आर कैप में दूसरे से पहले की दिशा में बताना है, दूसरे आवेश से पहले आवेश की दिशा में यूनिट वेक्टर। तो कैसे लिखोगे, यही लिखना है ना, ठीक। अब मॉड की जगह आप क्या लिखोगे, वही कूलाम फोर्स का जो फॉर्मूला निकाले थे वही रख देना है भाई। इसके कारण भी इस पर उतना ही बल लगता है जितना इसके कारण उस पर लगता है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहता है ना। तो फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। नंबर लिख रहे हैं इसलिए नंबर भी लिखना है, ठीक है ना। आर कैप की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर अपॉन R21। अभी ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, क्यूब Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा R21 का क्यूब, और इंटू में ये क्या रहेगा, वेक्टर R21 वेक्टर। ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और समझो, जैसे मान लेते हैं कि अपन एक यहाँ पे एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई ये जेड मान लो। तो ये क्या है, इसका ऑरिजिन है ना, ये मूल बिंदु है। तो मान लो कि अगर ये दे रखा है कि मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की दूरी दे रखी है कितनी, ये मान लेते हैं कितनी डिस्टेंस है, ये R1 है इसकी, ठीक है ना। और मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 की दूरी कितनी दे रखी है, R2। तो पोजीशन वेक्टर जब बनाओगे, इसको पॉइंट मान लो O A मान लो और इसको B मान लो, तो OA वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, R1 वेक्टर। यही होगा ना, मूल बिंदु के सापेक्ष जब मानते हैं तो, ठीक है ना। OB वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, R2 वेक्टर। अब जरा ये बताओ, ये तो मूल बिंदु के सापेक्ष A का हो गया, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में A का पोजीशन वेक्टर हो गया R1 वेक्टर, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में B का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R2। अब जरा ये बताओ A के रिस्पेक्ट में B का क्या होगा, A के रिस्पेक्ट में B के माइनस नहीं कर देते थे, वो भी माइनस हो, बाद वाले में से पहले वाले को वो भी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर B A वेक्टर निकालने के लिए बोल देगा, B के रिस्पेक्ट में A का OA माइनस OB वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अगर मान लो, यही फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो ये जो आवेश है, चार्ज जो है Q1 और Q2, इनकी दूरी मान लो मूल बिंदु के सापेक्ष उनका यानी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में उनकी दूरी दे रखी है, पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में है। तो फिर वो फॉर्मूला जो बनेगा अपन उसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अभी यही चीज़ वाला यहाँ पे बस थोड़ा सा देखो, ये R12 वेक्टर जो है, तो R12 को अपन R2 वेक्टर माइनस R1 लिख सकते हैं भाई, पहले के कारण दूसरे, पहले से दूसरे के डायरेक्शन में वो वेक्टर लिखा हुआ है, यानी कि AB। तो अपन R12 को क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये। और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, तभी समझना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बता चेंजेस है, यानी पोजीशन वेक्टर जब दे देगा तब क्या फॉर्मूला बनेगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, इसकी जगह पे ये जो लिखा हुआ है ये, तो ये मैग्नीट्यूड है ना, तो मॉड लगा दो और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब करना, ये मैग्नीट्यूड है ना, लगन। लेकिन वेक्टर फॉर्म में अगर यही सारी चीज़ें वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दे देगा तो पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा ना, R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2, फिर उसके बाद उसका क्या निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, ठीक है ना। √x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो करते थे, तो ये उसी फॉर्म में लिखिए, यही चीज़। अब और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म में ही है, ये तो वेक्टर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस
R1 वेक्टर। आया समझ में? चलो इसको बताओ क्या लिखोगे, ये वाले का फॉर्मूला बोलो क्या लिखोगे। यानी कि F12 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? हाँ, मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। और यहाँ इसको ये वेक्टर ही है ना, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये लिखें। आया समझ में? ठीक है, कर लो। अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इस प्रिंसिपल में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो कूलाम फोर्स जो पढ़े हो, कूलाम का जो नियम पढ़े हो, तो वो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स था। कितने चार्ज? केवल दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसके बारे में बताया था। इस सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे, अगर मान लो हमारे पास दो से ज़्यादा चार्ज वहीं पे प्रेजेंट है, एक ही जगह पे दो से अधिक, मतलब मल्टीपल चार्जेस अगर अपने पास क्या है उपस्थित हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा तो उसके बारे में जो बताया गया है वो इस सिद्धांत में बताया गया है, ठीक है ना। पहले तो पॉइंट ध्यान रखना कि इस थ्योरी में यानी इस प्रिंसिपल में अपन बात किसके बारे में करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें किसकी बात करेंगे? फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, ठीक है ना। मतलब कि मल्टीपल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, लिख रहा है। बहुत सारे आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में इस सिद्धांत में क्या किया गया है, बताया गया है, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा फैक्ट, एक चार्ज से रिलेटेड दूसरा फैक्ट याद रखो। एक फैक्ट, बाकी के फैक्ट तो काफ़ी सारे कूलाम के कोर्स में पढ़ चुके थे। एक फैक्ट और ध्यान रखना चार्ज से रिलेटेड, कि किसी भी दो आवेश के बीच में लगने वाले बल पर, किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर किसी तीसरे चार्ज के उपस्थिति का, किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति का, प्रेजेंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये फैक्ट अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है ना। क्या बोला? किसी भी दो आवेश यानी कि चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स यानी बल पर किसी तीसरे आवेश यानी कि चार्ज की उपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव यानी कि इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। क्लियर हो गया? पहले तो ये फैक्ट लिख देखो। मान लो ये जो इसके बारे, इसमें अपन लोग क्या पढ़ने वाले, मल्टीपल चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे आवेश अगर अपने पास उपस्थित हो तो उनमें उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके बारे में क्या किया गया, जो बताया गया है वो कहाँ बताया गया? अध्यारोपण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ चार्जेस ले लिया, ये Q1 Q2 Q3 Q4 और ये Qn है, मतलब ऐसे करके बहुत सारे चार्ज। अब इन सभी चार्ज का मूल बिंदु के सापेक्ष ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इनका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, डॉट 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 Rn वेक्टर, ठीक है ना। कितना क्लियर हो गया? तो चलो मान लो अब हमको बताना है अपने को। अब देखो फैक्ट क्या पढ़े थे, किसी भी दो चार्ज के बीच में, चार्ज का फैक्टर है, किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर तीसरे चार्ज की उपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये बताओ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, क्या इस फोर्स का इस चार्ज के कारण कोई प्रभाव पड़ेगा? इन दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर इस चार्ज की उपस्थिति का कोई प्रभाव पड़ेगा? इसके और इसके बीच में लगने वाले फोर्स पर किसी और के कारण का कोई प्रभाव पड़ेगा? ऐसे चौथे के कारण पहले पर, और ये यन जो चार्ज है इसके कारण इस पर लगने वाले फोर्स पर किसी अदर चार्ज का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं Q1 पर लगने वाला टोटल फोर्स बताओ,
तो क्या बनाओगे इसका, कैसे बताओगे फोर्स? नहीं, Q1 पर यहाँ पे काफ़ी सारे चार्ज है ना, सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। मैं खाली Q1 पर पूछ रहा हूँ भाई, चार्ज है तो ये इस पर भी लगाएगा, ये इस पर भी लगाएगा, ये दोनों भी आपस में लगाएंगे, ये भी एक दूसरे पर, मतलब सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो मैं केवल किसी एक पर्टिकुलर चार्ज में Q2 पर भी पूछ सकता हूँ, Q3 पर भी पूछ सकता हूँ। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, केवल Q1 पर नेट फोर्स कितना लगेगा, सिर्फ इस पर। तो ये बताओ, इस पर इसके कारण लगने वाला फोर्स अपना अलग है, इसी पर 3 के कारण लगने वाला फोर्स अपना अलग है, चौथे के कारण इस पर लगने वाला फोर्स अलग है, ऐसे ही n चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स अपना। लेकिन किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर किसी अदर चार्ज का कोई भी प्रभाव, तो इसका मतलब यही ना समझ में आ रहा है कि अगर इसका टोटल फोर्स निकालना हो तो सबके कारण लगने वाले फोर्स को ऐड कर दो, क्योंकि कोई एक दूसरे को प्रभावित तो कर ही नहीं रहा है, नेट फोर्स ऐसे ही आएगा, सभी के द्वारा उस पर लगाए गए फोर्स निकाल दो। आई बात समझ में? ये जो सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल है यही है, ठीक है ना। इस फैक्ट को ध्यान में रखना, और उस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने को ये समझ में आ रहा है कि जब किसी तीसरे चार्ज का दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब सबका अपना अपना अलग अलग फोर्स है, तो किसी एक पर लगने वाला टोटल फोर्स निकालना हो तो सबके द्वारा लगाए गए फोर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। आई बात समझ में? ठीक है। तो यानी कि पहले पर लगने वाले फोर्स को अगर अपने को पता करना है टोटल फोर्स, तो दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला फोर्स प्लस तीसरे के कारण पहले पर लगने वाला फोर्स प्लस चौथे के कारण पहले पर लगने वाला फोर्स डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितने चार्ज हैं सब के कारण पहले वाले लगने वाले फोर्स को निकाल के क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये लाइन समझ में आई कि ये लाइन आया कहाँ से, ये इक्वेशन कैसे बन गया, जो फैक्ट पढ़ो ये उसी का रिजल्ट है, ठीक है ना। कोई डाउट? ठीक, चलो। तो अब ये सब तो पहले ही पढ़ चुके हो, वेक्टर फॉर्म वगैरह रिप्रेजेंट करना। तो जैसे वन, ये इसको बताओ क्या लिखेंगे, F21 का क्या लिखेंगे, सीधे लास्ट वाला फॉर्मूला बोलो। R21 क्यूब, फिर यही लिखेंगे ना। ऐसे इसका करेंगे तो ये 13 वाले का करेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q3/R31 क्यूब इंटू R31 वेक्टर। ऐसे ही सब का लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। ये क्या, जितने चार्ज होंगे सभी के कारण टोटल चार्ज निकाल रहे हैं ना, किसी एक चार्ज पर लगने वाला टोटल चार्ज फाइंड कर रहे हैं। तो इस पर जितने भी चार्ज फोर्स लगा रहे हैं सबको ऐड कर देंगे, और सबको ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि दूसरे का प्रभाव उस पर पड़ेगा नहीं, तो सब जितना अपना अपनी तरफ से जितना फोर्स लगा रहे हैं उस पर सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। समझ गए? ठीक है ना। अभी Q1 पर आप निकाल रहे हैं, ऐसे ही करके किसी पर भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो अभी पहले एक समझ लेते हैं, फिर बाकी का एग्जाम्पल के लेके समझते हैं, ठीक है। तो ये अपन लगा रहे हैं, तो ये दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला फोर्स ये हो गया, तीसरे के कारण पहले पर लगने वाला फोर्स ये, ऐसे चौथे के कारण भी निकालोगे, डॉट डॉट डॉट, लास्ट सीधे लिख दे रहा हूँ 1/4πε0 Q1 पहले पर n वाले चार्ज के कारण लगने वाला, तो Qn/R(n)(1) क्यूब इंटू R(n)(1) वेक्टर। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है ना। अभी देखो समेशन फॉर्म लिखते बनता है, समेशन फॉर्म जैसे प्लस में रहता है तो इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कितना देखो 1/4πε0 है, इसको क्या कर लो, बाहर ले लो, ठीक है ना। 1/4πε0 को बाहर, अब बाकी के जितने चीज़ बचे हैं, ये कॉमन था ना, कॉमन तो Q1 भी है, पर उसको फॉर्मूला बनाने के लिए उसको अंदर रखे हैं। अब सब में ये प्लस कर रहे हैं ना अपन, इसको क्या कर रहे हैं, तो प्लस का जो शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है तो वो कैसे लगाते हैं, समेशन का साइन लगा के, अब फिर इसको क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे आई लिखना है। अब ये आई किसके लिए होता है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अपन कहाँ से ले रहे हैं, देखो इस पूरे फॉर्मूले में देखो नंबर कौन सा चेंज हो रहा है, ये देखो ये वाला जैसे है ना, ये 2 3
4 ऐसे करके चेंज हो रहा, 1 वाला तो फिक्स है। तो आई की जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आ रही है, 2 से लेकर n तक। इसमें i इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, ध्यान रखना, क्योंकि 1 पर लगने वाला ही निकाल रहे हैं। पहले वाले चार्ज पर लगने वाला फोर्स अपन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 से नहीं चालू होगा, आई कहाँ से चालू होगा, 2 से। 1 तो यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब बचा क्या अंदर, अंदर क्या बचा वो लिखो। तो अपन क्या लिख ले रहे हैं, Q1 और फिर Q। अब बताओ, ये वाला तो फिक्स है ना, Q1 सबका क्या है, फिक्स है। चेंज कौन सा हो रहा है, ये दूसरा वाला, Q2 Q3 Qn। तो जो नंबर चेंज हो रहा है उसी में क्या लगाना है, आई। ऐसे डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, आर। तो आर में कौन सा वाला नंबर चेंज हो रहा है, ये वाला, पहला वाला चेंज हो रहा है ना। तो पहले वाले में क्या लिखेंगे, आई, और दूसरा वाला तो फिक्स है 1, और क्या लगा है, क्यूब, ये लिख दो। ऐसे ये वेक्टर वाला अब लगाना हो तो आर, कौन सा वाला चेंज हो रहा, फर्स्ट पहला वाला तो आई, अब दूसरा वाला फिक्स है तो 1, और इस पे लगा दो क्या, वेक्टर। ये समेशन फॉर्म। इसका एक स्टेप और आगे बढ़ाना हो तो वो वाला बढ़ा सकते हो जो वेक्टर फॉर्म है। इसको अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ए बी वैक्टर बराबर बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर करते हो ना, तो इस आर आई वन वैक्टर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आर वन वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर। यहाँ पे क्या लिखोगे, ये मैग्नीट्यूड है ना, तो मॉड लगा के और आर वन वैक्टर माइनस आर आई वैक्टर का होल क्यूब। समझ गए, कोई दिक्कत। तो ये है क्या, सुपरपोजिशन का सिद्धांत। सुपरपोजिशन का सिद्धांत इतना ही है, अपन इसको अप्लाई करके लास्ट समेशन फॉर्मूला निकालें। क्लियर हो गया।